हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मशीन वन सॉर्ट ऑफ यूनिट नंबर फर्स्ट। तो आज का वीडियो जो है टोटली डेडिकेटेड फॉर यूनिट नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था कि कंट्रोल सिस्टम का जो पेपर था वो टोटली अनएक्सपेक्टेड आ गया था। जो हम एनालिसिस किए थे उससे कहीं बहुत दूर ही क्वेश्चन आ गए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारे चैनल पे यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर फोर्थ के ऑलरेडी वन शॉट अपलोडेड है। हम इसके बाद यूनिट नंबर 5 अपलोड करने वाले थे, लेकिन यूनिट नंबर 5 को हम अपलोड नहीं कर रहे हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट को अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हमने बताया था कि यूनिट नंबर फर्स्ट बहुत ही कन्फ्यूजिंग और थोड़ा इसमें कंटेंट ज़्यादा है। तो अगर इसको हम पहले कवर कर लेते हैं तो आपको पढ़ने के लिए टाइम भी मिल जाएगा और मुझे भी रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में टोटली हम हर एक चीज़ देख सकते हैं। हम अपने नोट्स को बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल प्रिस्क्राइज वे में आपका 21 पेज का हमने पीपीटी बनाया हुआ है और पूरा मेरा हैंड रिटन नोट्स है विथ गूगल। हमने बहुत जगह से रेफरेंस लेके और पीपीटी को वन ऑफ द बेस्ट पीपीटी अकॉर्डिंग टू मी बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि दिस पीपीटी जो भी है पीडीएफ, इसको मैं टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट दिस पीपीटी देन ऑब्वियसली यू नीड टू बिकम अल्फा मेंबर ऑफ माय चैनल। व्हाट आई से, अल्फा मेंबर ऑफ माय चैनल। उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पे आते होंगे तो इतना तो आपको मालूम होगा कि एक सब्सक्राइब और एक ज्वाइन का ऑप्शन आता होगा। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अल्फ़ा मेंबरशिप यहाँ बनने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 89 रुपीज़ आपको पे करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग मैसेज मत कीजिएगा कि मुझे टेलीग्राम पे ये पीपीटी चाहिए, क्योंकि देखिए आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि जो हमने कंट्रोल और पावर का हमने पीपीटी बनाया था वो कॉपी पेस्ट था। मैं खुद ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। बट इफ़ आई टॉक अबाउट मशीन देन मशीन इज़ माई ओन हैंड रिटन नोट्स। तो इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं देने वाले हैं, क्योंकि देखिए वर्ल्ड इज़ जस्ट अबाउट लेन देन। तो कुछ आपको लेना है तो कुछ देना होगा। तो येस, ऑब्वियसली 89 रुपीज़ इज़ अल्फ़ा मेंबरशिप एंड ऑब्वियसली इट्स, अगर ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा तो अगर आप लोग मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ टेक्स्ट मी अगर आप लोगों को चाहिए पीपीटी। ऑब्वियसली इफ़ यू नीड पीपीटी देन आई एम थिंकिंग टू डिक्रीज द प्राइस अप टू 50 रुपीज़। तो अगर आप 4-5 लोगों का मैसेज आता है देन आई एम थिंकिंग टू डिक्रीज। अदरवाइज अगर आपको पीपीटी नहीं चाहिए तो मैसेज मत कीजिएगा। जो हम क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन यूट्यूब, यू कैन गो थ्रू दैट। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम यूनिट नंबर फर्स्ट। बहुत ही अच्छे से हम यूनिट नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे, जिसमें कि हर एक कंटेंट को हमने बहुत ही अच्छे से बताया है। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। देखिए, अभी तक हमने यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर फोर्थ में इंडक्शन मशीन फर्स्ट, इंडक्शन मशीन सेकेंड को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है। जब हम इंडक्शन मोटर स्टार्ट कर रहे थे तो इंडक्शन मोटर भी स्टार्ट होता है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, कोई भी मशीन हो या ट्रांसफार्मर, जनरेटर, व्हाट एवर, द फर्स्ट थिंग इज कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में इतना तो आप जानते होंगे कि एक जो होता है स्टेटर पार्ट होता है और एक जो होता है रोटर पार्ट होता है। स्टेटर पार्ट स्टेशनरी होता है और रोटर पार्ट रोटेशनरी मोशन इन मोशन होता है। तो बस इतना ही है। हर एक चीज़ को मैं बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। अगर डीप में जाना है तो इसके लिए भी मैं बता सकता हूँ कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी मशीन सेकंड की हर एक टॉपिक के बिल्कुल अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड है, जिसमें कि मे बी 44 वीडियो या 54 वीडियो, मुझे याद नहीं आ रहा है, मे बी 50+ वीडियो अपलोडेड हैं। तो अगर आपको कोई टॉपिक जो मैं आज यहाँ पे समझा रहा हूँ अगर समझ में उतना अच्छे से नहीं आता है जितना अच्छे से आपको समझना है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ माई मशीन सेकंड वीडियो एंड वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो मशीन का है ये वन शॉट है और वन शॉट इज़ जस्ट अबाउट रिवीजन। तो देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता होगा। ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ एज अ थोड़ा ज़्यादा ही बताता हूँ आप लोगों को, जो कि जस्ट लाइक वेस्टिंग ऑफ टाइम फॉर यू बट नॉट फॉर मी। बिकॉज ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एक इनिशियल बूस्टअप चाहिए और इनिशियल बूस्टअप करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। तो वो मैं मोटिवेशन अपने आप को देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी देखो, अभी ये पूरा कंटेंट इसको प्रोवाइड करने में यूनिट नंबर फर्स्ट मुझे 1 घंटे बोलना है और 1 घंटे बोलने के लिए थोड़ा तो एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी अपने आप से चाहिए। तो चलिए, कोई बात नहीं, इसको हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 घंटे तक जाएगा। तो जैसे हमने बताया स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है, आपने देखा, आपने समझा। और हर एक चीज़ को अब इतना गहराई से जाके हम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेटर स्टेशनरी पार्ट का होता है। हर एक चीज़ देखिए, ये जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट भी किया है। तो इसको पढ़ने में बहुत ही मुझे
इंटरेस्ट फील होता है और आपको भी कहीं ना कहीं फील होगा, क्योंकि हर एक चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है। इट कैरी आर्मेचर वाइंडिंग, सबसे मेन पॉइंट देखिए, द मेन पॉइंट इज जो हमारा स्टेटर होता है सिंक्रोनस मशीन का, सिंक्रोनस सिंक्रोनस बार बार मैं कह रहा हूँ, वो आर्मेचर वाइंडिंग कंसिस्ट किया रहता है। अब अगर हम डीसी मशीन में जाएँ तो यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग नहीं होता है, यहाँ पे स्टेशनरी मतलब वाइंडिंग स्टेटर वाइंडिंग होता है, लेकिन यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग होता है। इसका रीज़न होता है कि हमारा वोल्टेज जो होता है वो जनरेट होता है स्टेटर, क्योंकि हम 3 फेज सप्लाई जो होता है वो स्टेटर को देते हैं। इसलिए इसका एक कहानी है, ये कहानी तो मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, बस इतना समझ लीजिए कि हमारा स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होता है। ये 1 नंबर 1 क्वेश्चन पूछता है और कंपटीशन में न जाने कितनी बार पूछ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने हाईलाइट किया है। आगे चलते हैं, स्टेटर फ्रेम। देखिए सबसे पहले स्टेटर फ्रेम होता है, जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, सबसे आउटर लेयर को हम योक कहते हैं। योक के बाद हर एक चीज़ स्लॉटिंग, मतलब हर एक चीज़ बना होता है जो कि हमने इंडक्शन मोटर में बताया था। तो यहाँ पे अगर स्टेटर का मतलब जो स्टेटर का फ्रेम होता है, जो आउटर मतलब लेयर होता है, वो जो होता है लिखा हुआ है, इट प्रोटेक्ट इनर पार्ट ऑफ द मशीन, मतलब ये इनर पार्ट ऑफ मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है और ये कास्ट आयरन का बना होता है। उसके बाद स्टेटर कोर की बात करें तो स्टेटर कोर इज नथिंग इज इट ईजी पाथ फॉर मैग्नेटिक लाइन, मतलब स्टेटर कोर जो होता है मैग्नेटिक लाइन को एक बहुत ही ईजी पाथ प्रोवाइड करता है और ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अब सिलिकॉन स्टील का क्यों बना होता है, देखिए हर एक चीज़ को मैंने लिखा हुआ है किस चीज़ का बना होता है, क्योंकि जब ये मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम टू। तो अगर मेरे इस पीपीटी को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप कम्पिटेटिव एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए आप अपना तैयारी करेंगे। तो सिलिकॉन स्टील मटेरियल का बना होता है और सिलिकॉन स्टील का क्यों बना होता है, क्योंकि स्टेटर में सॉरी, स्टेटर में जानते होंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस होता है और ईडी करंट लॉस होता है, तो इनको रिड्यूस करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे हम स्टेटर वाइंडिंग की बात करते हैं। स्टेटर वाइंडिंग, जो स्टेटर पर वाइंडिंग किया जाता है उसे स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। वो जो होता है इनेबल्ड कॉपर और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बना होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, कंसनट्रेटेड वाइंडिंग क्या होता है, इसको भी इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आसानी से हम समझें तो कंसनट्रेटेड वाइंडिंग जो होता है, एक ही वाइंडिंग ओवरलैप टू ईच अदर, इसमें वोल्टेज कम जनरेट होता है, इसमें वोल्टेज ज़्यादा जनरेट होता है लेकिन इसमें लॉसेज ज़्यादा होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है, ये थोड़ा कम इसमें वाइंडिंग लगता है, लेकिन इसमें वोल्टेज कम जनरेट होता है और लॉसेज भी कम होते हैं। तो हर एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है वो साइनोसोडल स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड ईएमएफ, मतलब इसको करने से हमारा जो वेव फॉर्म मिलता है वो साइनोसोडल इन नेचर मिलता है, लेकिन कंसनट्रेटेड करेंगे तो वो उतना साइनोसोडल नहीं मिलता है। तो चलिए अभी तो देखिए मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, वन शॉट के हिसाब से मुझे बताना चाहिए तो थोड़ा स्किप करना चाहिए, जो मैं आपको एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ बिकॉज इट्स वन शॉट। तो चलिए रोटर की हम बात करें तो रोटर इज़ अ पार्ट ऑफ मशीन विच इज़ रोटेशनरी इन मोटर, मतलब रोटेशनरी इन फिजिकल वे, मतलब रोटेशन करता हुआ है। अब सबसे पहले हम जैसे हमने आपको सब चीज़ हम रिलेट करके बताएंगे, क्योंकि इंडक्शन मशीन हमने पढ़ाया है, तो अगर वहाँ से रिलेट करेंगे तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 और 4 आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा ईजी है। उसके बाद अगर सिंक्रोनस आप पढ़ते हैं तब समझ में आएगा कहीं। तो अगर हम सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो सिंक्रोनस में सबसे पहले रोटर जो होता है, रोटर 2 टाइप्स का होता है। एक रोटर जो होता है सैलिएंट पोल होता है और नॉन सैलिएंट पोल। जो सैलिएंट पोल होता है, मतलब उसका नाम सैलिएंट इसलिए होता है क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें, चलिए देखिए इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ये उभरा हुआ पार्ट होता है, ये मतलब इसमें पोल कम होता है और ये उभरा हुआ पार्ट होता है, तो इसलिए सैलिएंट इसे बोलते हैं। लेकिन अगर नॉन सैलिएंट बोलें उसको हम सिलिंड्रिकल के नाम जानते हैं। देखिए ये जो होता है सैलिएंट पोल है और ये नॉन सैलिएंट पोल है। इसमें जो होता है एयर गैप जो होता है यूनिफॉर्म होता है, और इसमें देखिए एयर गैप यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि इसका जो मतलब दो पोल के बीच में एयर गैप होता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म गैप होता है, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। तो यही मेजर डिफरेंस है, और ये थोड़ा सा डिफरेंस करने के कारण हमारा पूरा जो है कह सकते हैं जो मतलब दोनों रोटर की जो क्वालिटी है या जो स्पेसिफिकेशन है पूरा बदल जाता है। ये जो है सिलिंड्रिकल जो है हाई स्पीड के लिए यूज किया जाता है, ये लो स्पीड के लिए यूज किया जाता है। सभी चीज़ को हम बताने वाले हैं वन बाय वन, लेकिन सबसे पहले अगर हम आपको मतलब रिलेट करा दें कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट होगा कि यस इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं वन बाय वन, व्हाट इज़ सैलिएंट टाइप एंड व्हाट इज़ नॉन सैलिएंट टाइप। जैसे हमने बताया कि व्हाट इज़ सैलिएंट टाइप, सैलिएंट मीन प्रोजेक्शन। जैसे हमने बताया था कि जो हमारा अभी हमने बताया कि जो हमारा मतलब आगे की तरफ प्रोजेक्शन है, जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, आगे की तरफ ये प्रोजेक्शन है, इसी कारण हमारा जो ये मतलब
पहला रोटर है उसे हम सेलिन टाइप कहते हैं, और इसमें नॉन यूनिफॉर्म गैप जो भी हम बता रहे हैं उसको देखिए हमने अपने पीपीटी में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट कि इसमें मतलब मैक्सिमम ईयर गैप ज़्यादा होता है, और ईयर गैप मिनिमाइज एट द पोल सेंटर, मतलब पोल के पास जो होता है वो मिनिमम होता है, लेकिन पोल से दूर जाएंगे तो ईयर गैप ज़्यादा होता है, ठीक है। दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पोल ड्यू टू दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पोल, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पोल होता है ड्यू टू दैट लो एंड मीडियम स्पीड। तो जो हमारा सैलिन टाइप होता है उसका स्पीड कम होता है, ठीक है। और आगे हम बात करें नॉन सैलिएंट को हम सिलेंड्रिकल रोटर के नाम से भी जानते हैं, और सिलेंड्रिकल रोटर आर मेड अप ऑफ सॉलिड फ्रॉन्जिन, मतलब ये याद करना जरूरी है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अदरवाइज सेमेस्टर के लिए ये चीज़ छोड़ सकते हैं किस चीज़ का बना हुआ है, लेकिन अगर हाँ आप अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो ये एक आपको टीचर के सामने, अगर जो भी टीचर आपका कॉपी चेक करेगा उसके सामने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। अगर आप लिखेंगे कि रोटर जो होता है सिलेंड्रिकल टाइप किस चीज़ का बना होता है, तो ऑब्वियसली देख सकते हैं कि जो हमारा सिलेंड्रिकल टाइप होता है मेड अप ऑफ सॉलिड फॉर्जिन और हाई ग्रेड निकिल क्रोमियम मोलिब्डेन स्टील का बना होता है। इट इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सेल स्ट्रेन। देखिए जो हमारा, एक मिनट यहाँ पे चलते हैं और यहाँ बताते हैं। जो हमारा सिलिंड्रिकल टाइप होता है इसका डायामीटर कम होता है, लेकिन एक्सियल लेंथ जो होता है ज़्यादा होता है। लेकिन इसका जो होता है एक्सियल लेंथ ज़्यादा होता है और डायामीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है, डायामीटर ज़्यादा होता है, एक्सियल लेंथ कम होता है। तो जिसका एक्सियल लेंथ ज़्यादा होता है इसलिए ये हाई स्पीड से रोटेट करता है और ये लो स्पीड से रोटेट करता है। देखिए ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं है कि हर चीज़ को मैं डीपली जाके बताऊँ। तो एक बार फिर से कहूँगा कि अगर डीपली बहुत ही जैसा जानना है व्हाट अबाउट salient pole rotor and what is about salient and non-salient, then you can go through the videos whatever I have uploaded already. So now if I talk about इसमें नंबर ऑफ पोल केवल 2 या 4 ही होते हैं। अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें दे आर ड्राइवन हाई स्पीड, और इसलिए इसको यूज़ हम थर्मल पावर प्लांट में करते हैं, और इसका नाम जो है हमारा सिलेंड्रिकल टाइप रोटर होता है उसको हम टर्बो जनरेटर के नाम से भी मतलब जानते हैं, क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है। लेस वाइंडेज लॉसेज एंड ऑपरेशन इज लेस नॉइजी, मतलब इसमें लेस नॉइजी होता है और ईयर गैप जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो ऑल अबाउट 2 टाइप्स ऑफ रोटर, वन इज सैलिएंट एंड सेकंड वन इज नॉन सैलिएंट। जब भी आए डायग्राम को बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते, और जितना भी हमने बताया उसका अगर 40% भी अपने एग्जाम में लिखते हैं तो इट्स इनफ फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम। सो नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट गो थ्रू द वर्किंग ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। तो देखिए सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मोटर का दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मतलब अगर इंडक्शन मशीन की बात करें तो इंडक्शन मशीन इज़ सेल्फ स्टार्टेड, इंडक्शन की बात कर रहे हैं भैया, यहाँ ध्यान रखना। अब क्या भूल मत जाना कि मैं इंडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडक्शन इज़ सेल्फ स्टार्टेड मोटर, लेकिन ये नॉन सेल्फ स्टार्टेड हमारा सिंक्रोनस मशीन। तो ये नॉन सेल्फ स्टार्टेड क्यों होता है ये एग्ज़ाम में पूछता है। और आपका इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों होता है उसके भी रीज़न है जो कि हमने प्रीवियस वन शॉट में बताया है। यहाँ पे हम बताएंगे कि नॉन मतलब सेल्फ स्टार्ट क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करें तो क्या होता है, इसका वर्किंग कैसे होता है हमारा जो सिंक्रोनस मशीन होता है या सिंक्रोनस मोटर होता है। इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर जनरेटर जो भी हो, द मेन थिंग इज दे आर वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर ईएमएफ इंट्रोड्यूस। आप जानते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय एनी कंडक्टर देन ईएमएफ इंड्यूस ऑन दैट। तो 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में यही होता है कि आप जानते हैं कि हम इसके स्टेटर में 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, और आर्मेचर वाइंडिंग ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है ड्यू टू 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो ये मैं बता रहा हूँ, रोटर भी इसमें जो होता है इसको हम एक्साइटेड करते हैं विथ डीसी सप्लाई डायरेक्ट करंट, और ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। देखिए अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर में केवल स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दे रहे थे, रोटर जो होता था इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट होता था, राइट, ध्यान से सुनिए। लेकिन हम अगर सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो इसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं रोटर को। जब डीसी सप्लाई देते हैं तो ये तो अपना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना ही रहा है, ये भी अपना कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड बनाने के कारण जब इसमें सिंक्रोनाइजेशन होता है तो एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं, इसलिए सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। हमारा सिंक्रोनस स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता है। लेकिन यही हम इंडक्शन मशीन की बात करें तो इंडक्शन मोटर में क्या होता था, अगर हम 3 फेज सप्लाई इसको दे रहे हैं तो ये इंड रिंग से रोटर शॉर्ट सर्किट रहता था, और ये जो होता था रिलेटिव स्पीड होता था। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड तो एन एस होता था, लेकिन रोटर का हमेशा जो स्पीड होता था वो एन एस से
कम होता था, इन से कम होता था, ठीक है। तो ये था हमारा इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर इसी कारण इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट होने के कारण वो सेल्फ स्टार्टेड था। लेकिन हमारा जो सिंक्रोनस मशीन है, वो सिंक्रोनस मशीन जो है सेल्फ स्टार्टेड नहीं है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि हम इसमें 3 फेज़ जो है सप्लाई तो दे ही रहे हैं स्टेटर में, लेकिन कांस्टेंट फील्ड बनाने के लिए हम डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं। और डीसी एक्साइटेशन देने के कारण ही इसमें डबली एक्साइटेड हम कहते हैं सिंक्रोनस मोटर को। तो ऑल अबाउट दिस सिंक्रोनस मोटर। तो टू इंटरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के कारण मतलब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण इसमें लॉकिंग होता है और सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगता है। तो हर एक चीज़ को मैं पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इफ़ आई विल गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी कंटेंट देन कहीं ये वीडियो का लेंथ 2 घंटे ना हो जाए। ना तो मेरे पास इतना टाइम है ना आपके पास। तो प्लीज़ टाइम को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो देखिए इसमें बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑन रोटर, ये तो लगेगा ही। मैकेनिकल टॉर्क ऑन रोटर मतलब ये रोटर पे लगने वाला है, और स्टेटर के कारण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑन स्टेटर। तो दोनों के टॉर्क में डिफरेंसेस होंगे, और आफ्टर सम टाइम देयर इज हैविंग लॉकिंग इन बिटवीन रोटर एंड स्टेटर। इलेक्ट्रो मतलब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में लॉकिंग होगा, और हमारा सिंक्रोनस मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगा। तो ऑल अबाउट द वर्किंग। तो अभी तक अब बताओ कितना मिनट हुआ। अभी तक हमने 15 मिनट में विद इन 15 मिनट हमने जो टॉपिक कवर किया। सबसे पहले हमने बताया कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है। रोटर में हमने 2 टाइप के रोटर बताए। सबसे पहला हमने बताया सलिएंट टाइप क्या होता है। सलिएंट टाइप जो होता है कम स्पीड के लिए, लो स्पीड के लिए रोटेट मतलब किया जाता है। ये हाई स्पीड के लिए किया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन हमने बताया। दोनों कंस्ट्रक्शन बताने के बाद वर्किंग बताया। तो बताओ इस छोटे से 15 मिनट में आपको क्या नहीं समझ में आया, और वो भी एकदम अच्छे से विथ मतलब डेडिकेटेड नोट्स आई कैन सी मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपको नोट्स से हम बता रहे हैं। इसमें ऐसे हर एक पॉइंट को पॉइंट आउट किया गया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट गो थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो फॉर जनरेटिंग 3 फेज पावर यू नो वेरी वेल दे आर यूज सिंक्रोनस कंपनसेटर। ये आगे आप पढ़ेंगे, अभी आपको शायद उतना समझ में ना आया। बस इतना समझ सकते हैं कि जो सिंक्रोनस मशीन होता है इसको हम आगे भी कवर करेंगे। इसका यूज़ हम मतलब सिंक्रोनस कंडेंसर मतलब जो इंडक्टिव इन नेचर होता है। कोई भी आप जानते होंगे कि कोई भी मटेरियल या सॉरी मटेरियल नहीं कह सकते हैं, कोई भी डिवाइस होता है उसमें कॉइलिंग होता है। कॉइलिंग कारण उसमें इंडक्टिव प्रॉपर्टी आता है, उसको कंपनसेट करता है कंडेंसर। क्योंकि हमारा जो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है थोड़ा ये बहुत ही मतलब हाई लेवल का कह सकते हैं। अभी आपको शायद समझ में ना आया, आगे जैसे हम पढ़ाएंगे समझ में आएगा। सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो तीनों पावर फैक्टर पे हमारा वर्क करता है, यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग। तो लीडिंग पे जब काम करता है तो जो लैगिंग नेचर होता है उसको लीडिंग बनाने में कंपनसेट करता है। बस इतना समझ लीजिए। इट्स यूज टू इम्प्रूव पावर फैक्टर ऑफ सिस्टम। तो इसीलिए इसका यूज होता है सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह हम करते हैं। इट्स यूज इन हाई हेड, लो हेड पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, कंप्रेशर, रोलिंग मिल, क्रशर। ये आपको याद होना चाहिए। याद होगा, एग्जाम में लिखेंगे, एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा आपकी मतलब कॉपी इन फ्रंट ऑफ टीचर। एंड वट एवर द नंबर यू वांट टू गेन यू गेन वेरी इजली। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट पार्ट नंबर 2। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा, यहीं से हम कह सकते हैं कि हमारा कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है इन सिंक्रोनस मशीन। तो चलिए सबसे पहले हम पोल पिच पढ़ते हैं, उसके बाद पोल पिच के पास कॉइल पिच पढ़ेंगे, जिसको के पी आता है, पिच फैक्टर, के डी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, के डब्ल्यू आता है, विड्थ फैक्टर। सभी चीज़ को हम 1 बाई 1 पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पोल पिच। पोल पिच इज नथिंग, इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पोल मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्लॉट, आर्मेचर स्लॉट। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आर्मेचर स्लॉट है 1 2 3 4, और इनके बीच में जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उसे हम कॉइल पिच के नाम से जानते हैं। सॉरी, इसको हम पोल पिच मतलब 2 पोल के बीच, ये एक पोल हो गया, ये एक पोल हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम कॉइल पिच मतलब पोल पिच के नाम जानते हैं। और 2 कॉइलों के बीच, एक ये कॉइल हो गया फर्स्ट कॉइल, एक सेकंड कॉइल, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कॉइल पिच के नाम से जानते हैं। बस इतना ही लिखा होगा। कॉइल पिच, पोल पिच क्या होता है, 2 एडजेसेंट पोल के बीच में जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उसे हम पोल पिच कहते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन 2 साइड ऑफ कॉइल इज नोन एज कॉइल पिच। नथिंग, जस्ट इजी टू अंडरस्टैंड। कॉइल के बीच की डिस्टेंस को कॉइल पिच और पोल के डिस्टेंस के बीच को कॉइल पिच। तो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट मतलब जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फुल पिच होता है इन सच वे मतलब जो कॉइल पिच होता है वो पोल पिच के बराबर कब होता है, जब 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल उनके बीच में डिस्टेंस हो मतलब मेजरमेंट होता है।
अब इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल डिग्री क्या होता है? आई थिंक इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू, एक मिनट, हाँ तो देखिए जो थीटा इलेक्ट्रिकल होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल जो होता है थीटा, वो p/2 होता है थीटा मैकेनिकल के। अब देखिए ये इसके पीछे कम से कम अगर आपको समझाना है तो कम से कम 10 मिनट लगेगा। तो हम वो चीज़ नहीं बताने वाले हैं, उसके लिए आप पीछे वीडियो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बस इतना जानिए कि जो थीटा इलेक्ट्रिकल होता है वो p/2 थीटा मैकेनिकल होता है। अरे आप रिवीजन कर रहे हैं इतना तो आपको मालूम ही होगा। चलिए इतना होता है, तो इसी कारण हम बताएं जब फुल पिच रहता है तो 180 डिग्री उनके बीच में डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल। तो नाउ पोल पिच क्या होता है, क्वाइल पिच क्या होता है, हमने बताया। अब आगे हम आपको बताने वाले हैं कि जो शॉर्ट पिचेस क्या होते हैं उसको हम फ्रैक्शनल पिचेस, जो शॉर्ट पिच होता है उसको क्या कहते हैं। द इंडिकेशन ऑफ पोल पिच लेस देन, मतलब जो पोल पिच है वो यूनिटी से थोड़ा लेस हो जाए, लेस देन पोल पिच इज, मतलब 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से थोड़ा लेस हो जाए तो उसे हम फ्रैक्शनल पिच या हम उसे शॉर्ट पिच कहते हैं। जैसे देख लो यहाँ देख लो, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ये हमारा दो पोल के बीच का डिस्टेंस है तो ये पोल पिच हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा इसको एक मतलब कॉइल स्पेन से हमने इसको कम किया, इसलिए मतलब शॉर्ट किया, तो इसे हम फ्रैक्शनल पिच या आगे हमारा दिया था शॉर्ट पोल पिच के नाम से हम जानते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पोल पिच है, ये देखेंगे काउंट करेंगे पोल 1 2 3 4 5 6, तो हमारा पोल पिच क्या होगा, 6 स्लॉट्स में हमारा पोल पिच बना हुआ है, लेकिन हमारा एक स्लॉट से हमारा कम हो गया, तो इसलिए हमारा शॉर्ट पिच जो क्वाइल पिच है वो है 5 स्लॉट्स। तो ऑल अबाउट दिस व्हाट इज मतलब फ्रैक्शनल एंड पोल पिच। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कवर अबाउट क्वाइल स्पैन फैक्टर। क्वाइल स्पैन फैक्टर को हम के मतलब केपी आता है और केडी आता है, तो इसको केडी के नाम से कह सकते हैं। क्वाइल स्पैन फैक्टर इस रेशियो केपी है, केपी क्वाइल स्पैन, इसको केपी के नाम से जानते हैं। केपी इज़ नथिंग, इट इज़ द रेशियो ऑफ अर्थमेटिकल, मतलब जो वेक्टर सम होता है उसको अर्थमेटिकल सम से मतलब रेशियो होता है। यहाँ ये याद रखिएगा कि जो आपका केपी होता है, केपी कह सकते हैं इसको, वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पर क्वाइल, और अर्थमेटिक सम मतलब वेक्टर सम और अर्थमेटिक सम के जो इंड्यूस ईएमएफ पर क्वाइल होता है, इसी को हम केपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पिच फैक्टर, और ये जो होता है 2 ES कॉस अल्फ़ा बाई 2 और बाई 2S, मतलब ये वेक्टर सम जो होता है वो 2 ES कॉस अल्फ़ा बाई 2, और जो हमारा अर्थमेटिक सम होता है 2 ES होता है। देखिए इसका बहुत ही अच्छा सामने डेरिवेशन किया है हमारे क्लास में, जब हमारे सर मतलब हमारे फैकल्टी जब पढ़ा रहे थे, या आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से डेरिवेशन दिया है। अच्छा डेरिवेशन तो नहीं आता है इसलिए डायरेक्ट हम बता रहे हैं, लेकिन डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर समझना है, अगर न्यूमेरिकल करना है तो आपको डेरिवेशन करना ही होगा। तो फिर से मैं बता दूं कि आप लोग न्यूमेरिकल के लिए भी मत बोलिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर बताने लगूं तो कहीं वीडियो का लेंथ 3 घंटे जाने लगेगा एक वीडियो का वन शॉट। तो न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है, आप जानते ही होंगे, तो न्यूमेरिकल अपने से आप देख लीजिएगा। अगर समझ में ना आए देन यू कैन जस्ट सेंड मी। तो के पी इक्वल टू क्या होता है, बस इतना याद रखिए, के पी इक्वल टू कॉस अल्फ़ा बाई 2 होता है। यहाँ के पी जो होता है लेस देन यूनिटी होता है, और ये मतलब यहाँ पे जो इफ़ द क्वाइल पिच यहाँ पे लिखा है, इफ़ द क्वाइल इज़ फुल पिच, जो हमारा केपी होगा वहाँ पे अगर फुल पिच दिया हुआ तो केपी हमारा 1 होता है, ये याद रखिएगा। अब आपको न्यूमेरिकल करना होगा तो इससे न्यूमेरिकल ज़रूर बनता है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़िए और इस पर कम से कम 1-2 न्यूमेरिकल लगाइए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल मतलब 80% श्योर है कि इसमें न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो जैसे हमने केपी पढ़ा, अब हम केडी पढ़ेंगे। केडी को ब्रीथ फैक्टर या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के नाम से हम जानते हैं। ये क्या होता है, ये फिर रेशियो होता है, रेशियो ईएमएफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और ईएमएफ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो इसका जब हम मतलब सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे एम स्लॉट पर पुल पर फेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आप समझो व्हाट इज़ द मतलब रोल ऑफ एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम होता है नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट, जैसे ये स्लॉटिंग कितना है, नंबर ऑफ स्लॉट एक पोल में कितना है पर पोल पर फेज, मतलब पर फेज 3 फेज है, 3 फेज में एक स्लॉट मतलब एक पोल में कितने नंबर ऑफ स्लॉटेड है, इसको हम एम से नोट करते हैं। यहाँ पे मैं केवल आपको ओवरव्यू करा रहा हूँ। अगर आगे अच्छे से पढ़ना है तो यू कैन गो विथ क्वांटम, यू कैन गो विथ बुक, बट यू कैन गो विथ प्रीवियस ईयर टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो हम अगर के डी की बात करें तो के डी इक्वल टू साइन एम बीटा बाई 2, एम साइन एम बीटा बाई 2 इसका फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखिएगा। राइट, तो यहाँ से यही बताया हुआ है कि ये 1 स्लॉट है, ये हमारा स्पैम है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसको हम क्वाइल स्पैम या स्पैम के मतलब नाम से हम जानते हैं। तो नाउ
हमने इसको भी कवर किया। हमारा मेन मोटिव था कि आपको एक बार केपी और केडी के हम मतलब जो भी फार्मूले होते हैं कैसे आते हैं और क्या होता है पूल पिच, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, उसको हम बता दें। So now next topic is also very important according to your exam point of view. तो डेरिवेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन पूछता है जनरेटर विच, यहाँ पे लिखा है जनरेटर विच रन एट सिंक्रोनस स्पीड इज नोन एज सिंक्रोनस जनरेटर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्या है, सिंक्रोनस स्पीड से अगर मोटर रोटेट करे तो सिंक्रोनस मोटर बोलेंगे, जनरेटर जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेटर करेंगे, दैट्स इट। तो हम अब डेरिवेशन देखने वाले हैं ईएमएफ इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम कुछ सपोजिशन करते हैं, जैसे कि P इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, फाई इक्वल टू फ्लक्स पर पोल इन वेबर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन मिनट आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, ये लिखिए। उसके बाद सबसे पहले हम जानते ही हैं जो ZPH नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज, ये जेड होता है। जेड इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज, ठीक है। टी पी एच क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न इन सीरीज पर फेज, नंबर ऑफ टर्न टी से नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज, और नंबर ऑफ जेड मतलब कंडक्टर। सबसे पहले हम बता दें कि ये जो एक टर्न होता है, एक टर्न की बात करें, कोई भी कॉइल अगर एक टर्न ले रही है तो उसमें 2 कंडक्टर होता है, इतना याद रखिएगा। कभी भी आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो 1 टर्न इक्वल टू 2 कंडक्टर होता है। तो यहाँ से जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या हम ईएमएफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा आएगा टर्म, तो के सी इक्वल टू कॉइल स्पैन फैक्टर और के डी इक्वल टू हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसको पीच फैक्टर भी कहते हैं, के पी जो कॉइल स्पैन फैक्टर होता है, हमने बताया अभी। तो नाउ इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्म फैक्टर लेते हैं। फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 होता है साइन वेव के लिए, ये हमारा फॉर्म फैक्टर के एफ होता है। तो 1 कंडक्टर कट द फ्लक्स इन 1 रोटेशन, हम मानते हैं कि हमारा जो एक कंडक्टर है वो कितना पोल से जब एक फ्लक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना हमारा फ्लक्स एक रिवोल्यूशन में हमारा 1 कंडक्टर कट करता है। 1 कंडक्टर कट इन 1 रिवोल्यूशन पी इंटू 5, टाइम टेकन जो होता है 60/n, 1 मिनट में लेंगे तो 60/n। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो मतलब एन जो है, यहाँ पे एन जो है स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट है, इसलिए हमने पर मिनट लिया हुआ है। नाउ एवरेज ईएमएफ और एवरेज ईएमएफ लेंगे 1 कंडक्टर का। तो 1 कंडक्टर का एवरेज लेने के लिए जानते हैं फ्लक्स कट बाय टाइम टेकन, फ्लक्स कट कितना था P5 था और टाइम टेकन 60/n। आगे हम इसको जब इक्वेट करेंगे तो P5 n/60 आएगा, और ये जो है केवल एक रिवोल्यूशन का है। नाउ हम बहुत ही अच्छे से फैमिलियर हैं कि हमारा एन एस इक्वल टू 120A/P होता है। हम एन एस की जगह 120A/P रखेंगे, ये 2 से कट जाएगा तो हमारा 2πf आ जाएगा। एवरेज ईएमएफ ऑफ 1 कंडक्टर जो आया 2πf आया। सो नाउ इसको ध्यान में रखते हुए आगे हम जानते हैं कि हमारा, अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ कंडक्टर इन 1 टर्न, एक टर्न में 2 हमारा टर्न होता है, एक कंडक्टर में हमारा 2 टर्न होता है, राइट। यहाँ पे हमने देखिए बहुत अच्छे से समझाया कि 2 कंडक्टर होता है एक टर्न में 2 कंडक्टर होता है। तो इसी को हम यूज करेंगे जब इक्वेशन 1 में यूज करेंगे, जेड पी एच के जगह पे हम जब 2 TPH रखेंगे तो हमारा ये यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारा फाइनली एवरेज ईएमएफ पर फेज ऑफ कंडक्टर, अब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं पर फेज ऑफ कंडक्टर, तो 4πf/TPH आ जाएगा। और यहाँ से हम एवरेज ईएमएफ हमें मालूम है, जब एवरेज ईएमएफ मालूम है तो आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आप जानते होंगे एवरेज वैल्यू अपॉन पर फेज फॉर्म फैक्टर होता है, ये फार्मूला होता है। ये आप BEE जब पढ़ रहे होंगे या मशीन या इससे पहले जब पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर एफ आर एम एस अपन एफ आर ए एवरेज वैल्यू होता है। तो ये फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है। इसी को आगे हम जब डिराइव करेंगे तो हमने फॉर्म फैक्टर का हमने बताया था कि साइनसोइडल वेव के लिए 1.11 लेते हैं, तो यहाँ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.445 FN आता है। और इसी को अगर अच्छे वे मतलब अच्छे से प्रिस्क्राइब करके लिखें तो नेट ईएमएफ पर फेज, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इस पर न्यूमेरिकल आता ही आता है तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ मशीन क्या हो जाएगा 4.4 KC मतलब KP लिखते हैं, KP KD इंटू 5F इन या TPH करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन हो गया। यहाँ से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। और आगे हम बात करें तो आगे हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ये हमारा मे बी चौथा टॉपिक हो गया। चौथे टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। टाइम कितना हो गया 29 मिनट। नाउ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर जनरेटर जो भी पढ़ चुके होंगे, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि इसमें एक्सेस जो होता है वो एक्सेल
लीकेज रिएक्टेंस सॉरी आर्मेचर रिएक्शन मतलब हमारा रिएक्टेंस होगा। तो यहाँ से जब हम जेड एस मतलब सिंक्रोनस इम्पीडेंस निकालेंगे तो आर ए इंटू एक्सएल और एक्सेस हमारा जो है जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस है वो एक्सएल प्लस एक्स में हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन इंडक्टेंस भी आता है। इसको हम आगे जब अभी तुरंत आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे। आर्मेचर रिएक्शन इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर फर्स्ट चैप्टर, जो कि एग्जाम में आता ही आता है। चलिए आगे हम इसको देखते हैं। एक्सेल जो होगा लीकेज रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, आर ए जो होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आगे हम अगर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखें तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इज जस्ट अबाउट सबसे पहले ईएमएफ होता है, उसके बाद आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये लीकेज रिएक्टेंस, ये हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस। टोटल हम अगर लेंगे तो ये जेड एस मतलब सिंक्रोनस इम्पीडेंस, ये हमारा लोड हो गया वी एल। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम लिखेंगे तो ये हमारा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू जो है वी टी, यहाँ पे वी टी प्लस जे आई ए एक्स ए, जे आई ए एक्स ए, जे आई ए एक्स एल, आई ए करंट इसमें फ्लो हो रहा है प्लस आई ए आर है। तो ये हमारा नथिंग, इट इज़ जस्ट अबाउट यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ एन अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मशीन कह सकते हैं। तो आगे हमने ये भी आपको बता दिया कि आपका सर्किट डायग्राम क्या होता है। अब हमने बताया था कि जो हमारा सिंक्रोनस मोटर मशीन होता है उसको हमने बताया था कि तीनों पावर फैक्टर पे हमारा ये वर्क करता है। पहला यूनिटी, दूसरा जो होता है लैगिंग और तीसरा जो होता है लीडिंग। तीनों पे इसका हम फेजर डायग्राम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा यूनिटी पावर फैक्टर पे देखते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर पे करंट इन फेज विथ वोल्टेज आप जानते होंगे, इसलिए आई एक्स एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए एक्स ए और आई ए एक्स एल। तो आगे हम इसको जब ड्रा करेंगे तो हम ये करंट को रेफरेंस मानेंगे, तो मतलब वोल्टेज को रेफरेंस मानेंगे तो करंट इसके सेम वे में रहेगा। तो यहाँ से जब हम आगे बनाएंगे मतलब फेजर डायग्राम तो आई ए इंटू आर ए, क्योंकि सेम फेज में है। आई ए एक्स से इससे 90 डिग्री होगा, आप जानते ही हैं, और इससे 90 डिग्री आई ए एक्स से होगा। यहाँ पे दो चीज़ आता है, देखिए ये जो होता है हमारा आई थिंक इंडक्शन मोटर में ये नहीं होता, आर्मेचर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस नहीं होता है। यहाँ पे दो मतलब लॉसेस कह सकते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। एक तो हमारा लीकेज रिएक्टेंस और एक आर्मेचर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस आता है। तो फाइनली जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ये हमारा आई जेड एस मतलब ये हमारा जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस आ जाएगा, और ये जो हमारा ई ए आ जाएगा। यही हमें फाइंड करना था, जो हमारा ईएमएफ है ये हमें फाइंड करना था। तो यहाँ से हमने अपना यूनिटी जो पावर फैक्टर होता है उसके लिए हमने फेजर डायग्राम देखा। आगे हम लैगिंग के लिए बात करें तो लैगिंग के लिए आप जानते होंगे कि लैगिंग में हमारा वोल्टेज से करंट जो होता है लैग करता है। जब लैग करेगा तो सेम फेज में आई ए आर ए होगा, क्योंकि आई ए आर ए सेम फेज, उसके बाद उससे 90 डिग्री आई ए एक्स एल, उससे 90 डिग्री आई ए एक्स ए। जब इसको डिवाइड मतलब इसको जब मिलाएंगे तो ये हमारा ई के मतलब हमें मिल जाएगा। जो ईएमएफ है वो हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिखा ही है कि आई ए जो है लाइक करता है वोल्टेज से। जब हम ड्रा करेंगे सब चीज़ हमने लिखा हुआ है फॉर लैगिंग पावर फैक्टर वी कॉस फाइव आई ए आर ए का होल स्क्वायर और वी साइन फाइव प्लस आई ए एक्स ए का होल स्क्वायर। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे डेरिवेशन तो नहीं दिया है, लेकिन ये जो होगा सेम फेज में तो नीचे कॉस होता है ऊपर साइन होता है, तो यहीं से हम इसको डिराइव करते हैं। अब डेरिवेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो अब बस याद रख लो कि ये इक्वल टू वी कॉस फाइव आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी साइन फाइव आई एक्स एस का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेशन है, अगर हम डेरिवेशन करने चलें तो 20 मिनट ले लेगा, लेकिन आप देख लीजिएगा। अगर डेरिवेशन शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना है देन यू कैन गो थ्रू। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट लीडिंग पावर फैक्टर, सो फॉर लीडिंग ऑब्वियसली यू नो कि आई ए लीड बाई वी। इसमें जो है वोल्टेज से हमारा आई लीड करता है। जब लीड करता है इसके लिए फार्मूला वी कॉस फाई। बस इतना याद रखिएगा कि लैगिंग में यहाँ प्लस होता है और लीडिंग में माइनस होता है, राइट। बस इतना ही डिफरेंस है। पावर फैक्ट मतलब फेजर डायग्राम बनाएंगे तो जो हमारे वोल्टेज है, वोल्टेज से हमारा आई ए रेफरेंस लेंगे तो सेम पेज में आई ए आ रहे हैं, उससे 90 डिग्री आई ए एक्सएल, उससे 90 डिग्री आई मतलब सेम फेज आई एक्स ए। जब हम इन दोनों को कंबाइन करके मिलाएंगे तो ये हमारा ई मिल जाएगा। इसको कंबाइन करेंगे तो आई ए जेड एस होगा, जेड एस ये गलती लिखा हुआ है, जेड एस होगा, ठीक है। ये हमारा तीनों का फेजर डायग्राम हो गया। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी हमने कवर किया विथिन 4 मिनट। देखो 29 पे हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो हमारा था इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इसको भी हमने कवर किया। मतलब जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना मैं आपको यहाँ ये वन शॉट में दे रहा हूँ। लेकिन अगर वन शॉट से
ज़्यादा नॉलेज आपको लेना है, देन अगेन आई एम सेइंग, आई एम प्रिस्क्राइबिंग, आई हैव प्ले लिस्ट ऑफ मशीन सेकंड ऑलरेडी, देयर मे बी 50+ वीडियो, तो वहाँ टॉपिक वाइज जाके आप देख सकते हो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर। लेकिन अगर आप एक बार मशीन पढ़े होंगे तो मेरा बिल्कुल उम्मीद है कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप पहली बार ही मशीन पढ़ रहे हो तो भैया ये तो समझ में आएगा ही नहीं, क्या चल रहा है कुछ ही समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर समझ में ना आया तो आप वीडियो देखो, अगर समझ में आ रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अब आते हैं ऐसा टॉपिक, ऐसा टॉपिक 2 बार मैं बोल रहा हूँ जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू योर एकेटिव एग्जामिनेशन। एकेटिव ही नहीं यार, कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं और इसके इफेक्ट ऑन पावर फैक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर फैक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब हमारा एक्साइटेशन होता है, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। तो यही हमने लिखा है। आर्मेचर रिएक्शन आप जानते होंगे, डीसी मशीन में पढ़े हैं द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स। देखिए सबसे पहले हम फिगर से बताएं तो ये हमारा मतलब ये रोटर है, रोटर से हमारा मेन फील्ड फ्लक्स निकल रहा है, सॉरी इसे हमारा मेन फील्ड फ्लक्स निकल, सॉरी इसे हमारा ये स्टेटर से मेन फील्ड फ्लक्स निकल रहा है। रोटर के रोटेट होने से भी हमारा एक फील्ड बनेगा, वो आर्मेचर मतलब फ्लक्स होगा। तो मेन फील्ड फ्लक्स पे जो आर्मेचर का रिएक्शन होता है, आर्मेचर जो उसे डिस्टर्ब करता है, उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन के नाम जानते हैं। ये जो होता है यूनिटी पावर फैक्टर के कारण, लीडिंग पावर फैक्टर के कारण और लैगिंग पावर फैक्टर, 3 फैक्टर होते हैं जिसके कारण हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूनिटी पावर फैक्टर। देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगा, मैं जब पढ़ रहा था तो केवल मैं उसी चीज़ को नोट किया था जो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमने थ्योरी नहीं लिखा हुआ है। जब आपके एग्ज़ाम में आए तो आप थोड़ा थ्योरी ऐड कर लीजिएगा। जैसे जब आप हेडिंग डालेंगे यूनिटी पावर फैक्टर तो आप बता दीजिए कि आई ए और वी ए, जो वी ए के रेफरेंस में ये हमारा करंट होता है, इसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं होता है, लैग लीड नहीं होता है, तो इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे कि अगर हम ड्रा करें तो ये हमारा ई हो गया, ये ई बी हो गया और ई सी हो गया। आप जानते होंगे ये 3 फेज़ है और जो वोल्टेज होता है वो सेम फेज़ ऑफ करंट होता है इन यूनिटी पावर फैक्टर। और इससे यहाँ पे बहुत ही समझने वाली बात है, तभी आपको समझ में आएगा, जो हमारा ईएमएफ होता है उससे 90 डिग्री हमारा जो होता है फ्लक्स लीड करता है। हमारा फ्लक्स जो होता है 90 डिग्री लीड करता है। देखिए ई से 90 डिग्री लीड किया, ये ई बी है, ई बी से 90 डिग्री लीड किया, ई सी है, ई सी से 90 डिग्री हमारा फ्लक्स लीड किया। जब ये आप समझ जाएंगे तो आर्मेचर रिएक्शन आप समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आर्मेचर फ्लक्स है और ये हमारा मेन फील्ड फ्लक्स है। तो यहाँ से हम चलिए आगे समझते हैं। तो आगे हम बात करें तो सबसे पहले देखिए हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर के लिए पढ़ रहे हैं तो आई ए जो होगा वो मेन फील्ड फ्लक्स के मतलब सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए आई एम जो होगा वो एफ एम एफ जो फाई एम है, मतलब जो फ्लक्स है मेन फील्ड फ्लक्स, वो उसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ से ये तो इक्वल है, लेकिन अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा ई बी और ये हमारा आई बी हो गया, ये हमारा ई सी हो गया, ये हमारा आई सी हो गया। लेकिन इसके बीच का हम एंगल देखें तो ये तो सेम फेस में है, राइट। लेकिन यहाँ से ये 60 डिग्री निगेटिव में है, देखिए 60 डिग्री निगेटिव डायरेक्शन में है और ये भी 60 डिग्री निगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ से कॉस में 60 डिग्री आएगा, कॉस में 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो आई एम बाई 2 हो जाएगा और ये एफ आई एम बाई 2 के बराबर होता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारा करंट होता है उसी डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स भी होता है। तो यहाँ से हमारा आई बी इक्वल टू 5/2 5m/2 और आई सी इक्वल टू -5m/2 आएगा। जब हम आगे हम ड्रा करेंगे तो अभी हमने बताया कि इसका जो होता है वो ई से 90 डिग्री लीड करता है हमारा 5m, तो ये भी यहाँ यहाँ होगा तो हमारा 5 यहाँ होगा। ये आप कम से कम 1-2 बार इसका डायग्राम बनाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ अगर एक बार आप देख के जाते हैं बुक से या समझ के कहीं से भी किसी यूट्यूब चैनल जाते हैं तो एक बार में तो आप बना नहीं सकते। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि ज़रूर इसका डायग्राम 1 से 2 बार बनाइए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर हम यूनिटी के लिए बात करें तो यूनिटी के लिए क्या हो रहा है, जो हमारा फाई एम है वो आई के बराबर है, तो ये हमारा फाई ए सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन फाइनली जो होगा ये 5m/2 निगेटिव डायरेक्शन, तो देखिए हमारा ई बी ये 5b है, ये निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा और ये 5c भी जो है ये निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा 5m/2। जब निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट लेंगे तो यही हमारा होगा मेन फील्ड फ्लक्स को इतना डिटोरेट मतलब डिस्टर्ब करेगा। देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, ये जो होगा ये हमारा 5c होगा निगेटिव, ये हमारा 5a था, ये हमारा 5c। जब इसको आगे हम बढ़ाएंगे, जब इसका हम रिजल्टेंट लेंगे तो ये हमारा 5 ER, यही हमारा आर्मेचर फ्लक्स आ जाएगा।
तो देखिए अभी हमने शुरू में बताया कि हमारा आर्मेचर जो मेन फील्ड फ्लक्स था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन फाइनली जैसे हमने यूनिटी पावर फैक्टर के लिए हमने आर्मेचर रिएक्शन देखा तो यो उसका रिजल्टेंट जो इधर आ रहा है, तो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स तो ऊपर जा रहा है लेकिन ये इसको डिस्टॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसको क्रॉस मैग्नेटाइज करता है, मतलब इसको हेल्प नहीं कर रहा है, इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए इसको डेटोरेट कर रहा है। तो ये जो हुआ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कर रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे आया मैंने बताया। अब यहाँ पे फाई एच हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए निकालें तो ये इसमें cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री, ये फाई एम है, तो ये फाई एम इक्वल टू माइनस में है, माइनस में आप जानते होंगे माइनस 0.5 1/2 था, फाई एम बाई 2 था ना, इसलिए 0.5 हमने लिया है cos 60 डिग्री। 0.5 कॉस 60 इसके लिए, फाई बी के लिए, फाई सी के लिए भी उतना ही है। जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाई एच जो होगा 1.5 फाई एम के बराबर होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाई एच है वो 1.5 फाई एम होगा। देखो ऐसा मत कमेंट करना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो मैं एक ही बात को अब रिपीट नहीं करूँगा, आप कहीं से देखो, आगे मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। तो फाई एच इक्वल टू 1/0.5 फाई एम होगा। अगर फाइव ई मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यहाँ देखिए वर्टिकल कंपोनेंट के लिए जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो इसलिए ऊपर में cos 60 नीचे में cos 60 फाई सी फाई डी, ये कट के जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हम आर्मेचर फ्लक्स निकालें, कितना आर्मेचर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होता है, वो जो होता है फाई एच और फाई बी का मतलब मैग्नीट्यूड होगा। तो इसके लिए 1.5 फाई एम का होल स्क्वायर, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए था और ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए जीरो। तो फाइनली हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा फाई ए आर जो आर्मेचर फ्लक्स होगा वो 1.5 फाई एम के बराबर होगा। हमारा मेन फील्ड फ्लक्स का 1.5 टाइम्स होगा, और ये कांस्टेंट होगा सभी पावर फैक्टर के लिए, यूनिटी हो, लैगिंग हो, लीडिंग हो। हमने आपको यूनिटी का बताया, यूनिटी का डेरिवेशन करके दिखाया। आगे हम लैगिंग के लिए बात करेंगे। तो लैगिंग में जानते हैं ओबियसली कि जो हमारा फाई एम है उससे हमारा मतलब जो हमारा वोल्टेज है उससे, अगर वोल्टेज यहाँ पे है तो हमारा लैग करेगा, करेंट जो है लैग करेगा। वही हमने बताया कि हमारा देखिए ये हमारा ई ए है, ठीक है, ई ए से हमारा आई ए जो है 90 डिग्री लैग कर रहा है। ये हमारा ई ए हो गया, हमारा ई बी है, ठीक है, ई बी से हमारा 90 डिग्री लैग कर रहा है। ये हमारा ए सी है, ए सी से हमारा 90 डिग्री लैग कर रहा है हमारा करेंट। तो यहाँ से 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो 90 डिग्री लैग करेगा तो हमारा आई ए जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस में 90 डिग्री इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे 120 डिग्री है, 120 डिग्री साइन में, इसको आगे हम साइन में 120 डिग्री रखेंगे तो 90 प्लस 30 होगा, और कॉस में 30 डिग्री का मान -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आई जो होगा जीरो हो जाएगा, आई एम जो है निगेटिव में आ रहा है इतना, हमारा आई सी भी है वो निगेटिव में आ रहा है। देख लो भैया, यहाँ से 30 डिग्री निगेटिव में लो, यहाँ से 30 डिग्री निगेटिव में लो, ठीक है। तो ये हमारा लैगिंग के लिए हो रहा है। तो फाइनली जब हम इसका मतलब हमने समझने के लिए बनाया था, आपसे फिर कहूँगा कि आप इसमें कंटेंट ऐड कर लीजिएगा, हम समझा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको अगर आप पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि फाइव ई जो था निगेटिव, फाइव सी निगेटिव, और आइए तो हमारा देखो यहाँ पे हमारा फाइव ई भी निगेटिव, फाइव सी भी हमारा निगेटिव वैल्यू आ रहा है, और हमारा फाइव ई तो जीरो ही है। तो अगर सबसे पहले ये हमने बताया था ई ए, ई बी और ई सी, ये हमारा जो मतलब हमने ये मतलब ड्रा किया था, ये हमारा फ्लक्स के लिए, हमारा फ्लक्स जो है ये भी 120 डिग्री मतलब 120 डिग्री ही होंगे, आप जानते हैं 120 डिग्री हमारा फ्लक्स करेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ से हमारा फाइव बी और फाइव सी निगेटिव में आ रहा है, तो फाइव बी का निगेटिव ये होगा, ठीक है, यहाँ से देखो फाइव बी का निगेटिव ये, और फाइव सी जो होगा ये तो इधर ही है। तो इनका जब हम रिजल्टेंट लेंगे तो ये हमारा इस तरफ आएगा, मतलब इधर आएगा। तो मेन फील्ड फ्लक्स हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, ये हमारा मेन फील्ड फ्लक्स हो गया। लेकिन ये जो हो रहा है आर्मेचर के कारण जो लैगिंग में ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसे डीमैग्नेटाइज कर रहा है, दिख रहा है ना, ये इसे डीमैग्नेटाइज कर रहा है, क्योंकि हमारा मेन फील्ड फ्लक्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन लैगिंग पावर फैक्टर LA लैगिंग पावर फैक्टर के कारण ये हमारा जो है नीचे की तरफ आ रहा है रिजल्टेंट आर्मेचर फ्लक्स। तो इसको मैग्नेटाइज नहीं, इसको डीमैग्नेटाइज कर रहा है। वही हमने लिखा हुआ है कि इसको डीमैग्नेटाइज कर रहा है, इतना याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। जब हम लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें तो इसमें आप जानते हो कि आई ए लीड बाई 90 डिग्री, देखो ना हमारा ई ए और ई ए से 90 डिग्री लीड कर रहा है, ये हमारा ई बी से 90 डिग्री हमारा लीड कर रहा है। जब लीड करेगा तो फाइनली जब हम निकालेंगे तो इसमें हमारा ई बी जो होगा ये उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन ई सी मतलब फाइव सी होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। जब हम बनाएंगे तो ये हमारा आई ए आर ए, मतलब इसके कारण जो होगा हमारा आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा।
जब ऊपर की तरफ आ रहा है हमारा आर्मेचर फ्लक्स और हमारा मेन फील्ड फ्लक्स भी ऊपर की तरफ था, तो लीडिंग पावर फैक्टर के कारण हमारा जो होगा मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, और इसका भी आर्मेचर फ्लक्स होगा 1.5 फाइव के बराबर होगा। ये सभी में कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हमने समझाने की कोशिश की, जैसे वही है कि हमारा ईबी जो होगा इतना होगा, प्लस में होगा, ईसी जो होगा निगेटिव में, ईसी जो होगा सॉरी ईसी निगेटिव में आ रहा है, हाँ ईसी निगेटिव में आएगा, और इसमें आइए जो होगा ये भी जीरो होगा क्योंकि कॉस में 90 डिग्री जीरो होता है। तो यहाँ हमने आपको सभी पावर फैक्टर पर बताया कि यूनिटी पावर फैक्टर, यहाँ पे ध्यान रखो कि यूनिटी पावर फैक्टर का क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो रहा था, लैगिंग के कारण मैग्नेटाइजेशन, लैगिंग लीडिंग के कारण मैग्नेटाइजेशन और लैगिंग के कारण डीमैग्नेटाइजेशन। अब ये कैसे हो रहा था थोड़ा सा आपको एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए जब हम यूनिटी की बात करें तो मेन फील्ड फ्लक्स ऐसे था, आर्मेचर हमारा रिजल्टेंट ऐसे आया था, तो ये हमारा मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए इसको क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कहेंगे, राइट। अगर लैगिंग की बात करें तो लैगिंग के लिए हमारा मेन फील्ड फ्लक्स ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन हमारा आर्मेचर फ्लक्स नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसको डीमैग्नेटाइज कर रहा है, राइट। अगर आगे हम बात करें अपना लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग क्यों है, आर्मेचर फ्लक्स मतलब हमारा मेन फील्ड फ्लक्स इधर जा रहा है, आर्मेचर फ्लक्स भी इधर ही जा रहा है, तो इसको जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको लीड करेगा, तो इसलिए इसको हम मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। तो वही हमने लिखा है कि यूनिटी के लिए क्रॉस, लीडिंग के लिए मैग्नेटाइजेशन, लैगिंग के लिए हमारा डीमैग्नेटाइजेशन। तो वेरी फाइनली हमने अपना आर्मेचर रिएक्शन भी बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। तो नाउ वोल्टेज रेगुलेशन, टॉपिक बहुत बड़ा है, अभी 14 ही पेज पे आए हैं, 14 दूनी 28, टाइम तो लगेगा, चलो कोई बात नहीं। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट इट इज चेंज इन द टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। आप पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर में, डीसी मशीन में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है इसमें सिंक्रोनस मतलब जो आपका चैप्टर है इसमें वोल्टेज रेगुलेशन के 3 मेथड आएंगे, और तीनों एक दूसरे से इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में एक ज़रूर पूछता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप सब कुछ छोड़ देते हैं लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन आर्मेचर रिएक्शन नहीं छोड़ सकते हैं। अब ये भी मैं नहीं कह सकता कल के एग्ज़ाम से कि क्या आने वाला है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में वोल्टेज रेगुलेशन पूछता है और आर्मेचर रिएक्शन पूछता है, लेकिन अब कल क्या पूछ दे आगे आने वाले एग्ज़ाम में हम भी नहीं सोच सकते, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहा है, कुछ भी उठा के दे रहा है। चलिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, द टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, नो लोड फुल लोड अपॉन फुल लोड, ये हमारा पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। तो नाउ आगे हम बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसको हम डिटरमाइन करने के लिए 2 मेथड होता है। पहला जो मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है, और ये 5 किलो वोल्ट तक के हमारा सिंक्रोनस जो मोटर या जनरेटर होता है उसके लिए हम अगर वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना इनडायरेक्ट मेथड इंपॉर्टेंट है, और इनडायरेक्ट में 3 मेथड होते हैं, वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। पहला जो मेथड होता है वो SIM होता है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, जिसको कि हम EMF मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है एम्पियर टर्न मेथड होता है, जिसको कि MMF मेथड के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है जीरो पावर फैक्टर, जिसको पॉइंटर मेथड के नाम से जानते हैं। सबसे अच्छा जो होता है हमारा पॉइंटर मेथड होता है। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड ये पेसिमिस्टिक होता है, ये एसमिस्टिक होता है, ये हमारा सबसे अच्छा होता है। तो 1 बाय 1 सभी को हम पढ़ने वाले हैं, और मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इसको मत छोड़ना भैया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो सो फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं रेस्ट लिया था क्योंकि देयर वाज बैकग्राउंड नॉइज़ कमिंग, तो मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि देखो मैं 48 मिनट में मेरे हालत ख़राब हो गए। माई स्टमक वॉज पेनिंग, बट मैं कभी कभी सोचता हूँ हाउ द क्वालिटी ऑफ नाउ अ डेज़ छोरा एंड छोरी, मतलब कैसे बोलूँ, उन लोग 24 घंटे मैंने देखा है कि उन लोग बात करते हैं, उनका पेट दर्द नहीं करता है क्या। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो पर्सनल बातें हो गई। लेकिन चलिए आगे हम बात करते हैं। ये 48 मिनट मेरा पेट इसलिए दर्द होने लगा क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ विथ वेरी लाउड, मतलब मैं चिल्ला रहा हूँ, और कोई बात नहीं, तो इसलिए मे भी मेरा पेट दर्द कर रहा है। लेकिन वहाँ पे तो इंटरेस्टिंग फील होता होगा, तो वहाँ कहाँ पेट दर्द होगा, है ना। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। डायरेक्ट लोड हमने बताया, अब इनडायरेक्ट लोड की बात करते हैं। इनडायरेक्ट लोड में हमने बताया कि तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम EMF मेथड की हम बात करते हैं। तो EMF मेथड जो होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड के नाम जानते हैं, और आप जानते हो कि V = E, मोटर के लिए अगर बात करें तो E - ZIAS होता है।
आगे हम बात करें तो इसको जब हम परफॉर्म करते हैं तो 3 टेस्टर होते हैं, डायरेक्ट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन इससे हम क्या निकालते हैं, डायरेक्ट टेस्ट से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, इतना याद रखिए। ओपन सर्किट टेस्ट से वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम करंट निकालते हैं। जब ये तीनों टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे ईएमएफ मेथड क्या होता है, इसे वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट टेस्ट हम बात करते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा हम फास्ट वे में बता रहे हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक नंबर जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट को कवर करता है, और इतना कंटेंट कवर करता है अगर हम फास्ट नहीं बताएंगे तो कम से कम 2 घंटे ले लेगा। सोचो इस टॉपिक ये चैप्टर को हमारे जब टीचर पढ़ाए थे ये 2 महीने उनको लग गए इसी मतलब चैप्टर को पढ़ाने में। वो 2 महीने के चैप्टर को 1 घंटे में बताना भैया बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट टेस्ट। डायरेक्ट टेस्ट में कुछ नहीं, डीसी टेस्ट को हम नाम से जानते हैं। डीसी टेस्ट में हम क्या करेंगे, डीसी टेस्ट में ये हमारे इंडक्टेंस नहीं होंगे। इंडक्टेंस क्यों नहीं होंगे, तो हम फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी 0, तो अमीटर वोल्ट मीटर लगा के हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अमीटर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। डीसी में हम क्या, डीसी में हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर इसी में फाइंड करना होगा तो 1.21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी क्यों करते हैं, इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं बताऊँ क्यों करते हैं। इतना देखना है तो पीछे वीडियो जाकर देखो। आगे बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट आप जानते होंगे कि यहाँ पे डीसी सप्लाई देते हैं और टर्मिनल वोल्टेज को ओपन रखते हैं। जब ओपन रखते हैं वोल्ट मीटर लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं। और ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है, फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यहाँ से वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट बार बार हम बताते हैं कि रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, तो यहाँ से हमने वोल्टेज फाइंड किया। आगे हम अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम वोल्टेज फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज होगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ से हम करंट फाइंड कर लेंगे तीनों में लगा के, और जैसे ही करंट फाइंड हम कर लेंगे, हमारा मेन मोटिव है शॉर्ट सर्किट से करंट फाइंड करना। जैसे ही हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक डायग्राम मतलब एक हम ग्राफ बनाएंगे जहाँ से ये हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया और ये ओपन सर्किट करंट हो गया, ठीक है। और ये हमारा फील्ड करंट के बीच में हम ड्रा करेंगे। जब ड्रा करेंगे तो शॉर्ट सर्किट के लिए लीनियरली इंक्रीज होगा, और जब हम मतलब ये परफॉर्म करेंगे टेस्ट तो हम देखेंगे। और ओपन सर्किट टेस्ट के लिए पहले तो लीनियर जाएगा, लेकिन आफ्टर डेट सेचुरेट हो जाएगा। सेचुरेट होने के बाद ये इसके बीच में ईयर गैप हो जाएगा। तो ये जो होगा हमारा ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फील्ड करंट करेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ से हमें वोल्टेज और करंट फाइंड चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम जब फाइंड करेंगे तो ये हमारा इतना और ये हमारा इतना, यहाँ से वही लिखा है कि ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेज जेड एस इक्वल टू क्या होगा, हमें यही फाइंड करना है। जेड एस हमारा मेन मोटिव है फाइंड करना है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करेंट। तो यहाँ से देखो ये हमारा ए बी जो है, यहाँ पे ए और बी, ये हमारा वोल्टेज आ गया, ठीक है। इतना हमारा वोल्टेज हो गया परफॉर्म करने से एक्सपेरिमेंट। और ये हमारा ओपन सर्किट टेस्ट के लिए ये हमारा मतलब ओपन से हम वोल्टेज निकाले, इतना हमारा वोल्टेज आ गया। शॉर्ट सर्किट से हमारा इतना करंट आ गया एसी। तो जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे और जैसे ही हम अपना ये ग्राफ ड्रा करेंगे, ड्रा करने के बाद जैसे ही हम ए बी और ए सी का वैल्यू लाएंगे हमारा जेड एस आ जाएगा। जैसे हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस आ गया, हम इस फार्मूला में रख के एक्सेस निकाल लेंगे, मतलब हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकाल लेंगे। जैसे हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस आ गया तो हम यहाँ से हमारा वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का काम था। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, देखो जैसे हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालना था तो हमें अब ये भी मालूम हो गया, टर्मिनल वोल्टेज भी मालूम है। जब ये मतलब नो लोड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज जैसे ही मालूम हुआ, हम फार्मूला में रखेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा पहला मेथड था जिसे कि हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड के नाम से जानते हैं। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, जिसे कि हम SIM मतलब EMF मेथड कहते हैं। और ये मेथड जो होता है, ये मेथड जो होता है पेसिमिस्टिक मेथड, याद रखना। ये आपके कंपटीशन में हमेशा पूछता है कि व्हाट इज़ पेसिमिस्टिक मेथड। पेसिमिस्टिक मेथड ये होता है कि जितना हमें वोल्टेज रेगुलेशन हम निकाल रहे हैं, जितना हमें नीड है उससे मतलब कहीं ज़्यादा वैल्यू आती है, तो इसलिए इसको पेसिमिस्टिक कहते हैं। शायद ज़्यादा नहीं, कम आती है, सॉरी कम आती है, इसलिए इसको हम पेसिमिस्टिक मेथड कहते हैं। निराशावादी होता है शायद, हाँ, तो इसलिए हम इसे पेसिमिस्टिक मेथड कहते हैं। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। हाँ सही बात है, कम ही आता है। इन द एजम्पशन क्या होता है, सबसे पहले इम्पीडेंस मेथड SIM करना होगा। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस इज कांस्टेंट, ये हम मानते हैं। फ्लक्स कांस्टेंट अंडर लोड कंडीशन। उसके बाद जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस टू आर्मेचर फ्लक्स इज कांस्टेंट रिगार्डलेस पावर फैक्टर। इतना हम मतलब एजम्पशन लेके चलते हैं और हम ना अपना पहला वोल्टेज रेगुलेशन जो है SIM से निकालते हैं, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। ये मेथड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेसिमिस्टिक मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज शायद कम आता है।
तो मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझाना। उसके बाद दूसरी हम बात करें तो एमएमएफ मेथड। एमएमएफ मेथड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स आप जानते हैं दो चीज़ के लिए हम लेते हैं। पहला जो टर्मिनल वोल्टेज, मतलब आप जानते होंगे कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है वो वोल्टेज मतलब बनाता है, और आर्मेचर रिएक्टेंस को कंपनसेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा मेथड का यूज करके हम एमएमएफ मेथड का यूज करके हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एमएमएफ मेथड होता है इस एम्पियर टर्न मेथड के नाम जानते हैं, और एम्पियर टर्न मेथड एनआईए के बराबर होता है। जो एमएमएफ होता है ए नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट होता है। देखिए इसको समझाने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा, उतना मैं समझा नहीं सकता, इसलिए मैं ओवर भी दे रहा हूँ। और आगे आप पे है, जो कंटेंट दे रहा हूँ इतना याद रख लो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। तो इसे एमएमएफ टर्न मेथड के नाम जानते हैं। और एमएमएफ जो मेथड होता है, रिप्लेस द आर्मेचर रिएक्टेंस बाय इक्विवेलेंट एडिशनल आर्मेचर रिएक्शन सो दैट एमएमएफ में कंबाइन आर्मेचर रिएक्शन एफआरए। तो बस यही है। उसके बाद अगर हम इसके सीधे सर्किट डायग्राम पे जाएं तो मतलब ये फेजर डायग्राम पे जाएं तो हम यहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे और करंट जो होगा लैग करेगा। करंट लैग करेगा तो आई आर ए जो होगा आई ए का रेफरेंस में बनेगा। यहाँ से हम ये ईएमएफ निकालेंगे। तो ये जो हमारा मतलब देखो ये जो हमारा ई है, मतलब इसके मतलब ये आर्मेचर जो आर्मेचर करंट है इसको कंपनसेट करेंगे हम। फील्ड करंट इतना लेंगे कि इससे आर्मेचर रिएक्शन जो है वो कंपनसेट हो जाए। जब ये कंपनसेट होगा तो यहाँ से हमारा मतलब ये आई एफ जो है ये हमारा वी से 90 डिग्री होगा। आप जानते होंगे आई ए जो होगा वी से 90 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री होगा तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे। हमारा फील्ड करंट फर्स्ट और फील्ड करंट टू का हम निकालेंगे तो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स निकल जाएगा। मतलब मेन फील्ड फ्लक्स नहीं, मेन फील्ड का करंट निकल जाएगा। और इससे हमारा 90 डिग्री ई नॉट होता है, और हमें ई नॉट की वैल्यू चाहिए। देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना है, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने के लिए ई नॉट माइनस बी अपन वी इंटू 100 चाहिए। हमें तो वी तो मालूम है लेकिन ई नॉट नहीं मालूम है। ई नॉट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे, इससे 90 डिग्री लैग करेगा। इसको कंपनसेट करने के लिए करंट लेंगे, फिर ये इससे 90 डिग्री होता है। हम दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब निकलता है। इससे 90 डिग्री हमारा ई नॉट आ जाएगा। वंस आई गेट 9 मतलब ई नॉट वैल्यू नो लोड वोल्टेज, और हमें टर्मिनल वोल्टेज मालूम है। जैसे ही हम इसको मतलब फाइंड करते हैं और इस फार्मूला में रखते हैं हम वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेंगे। तो ये मेथड जो होता है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, निराशावादी और ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होता है। शायद इसमें जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा मिलता है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे भी कंफर्म नहीं है कि ज़्यादा होता है कम होता है, लेकिन हाँ इतना तो मालूम है, बहुत पहले पढ़ा था कि इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ऑप्टिमिस्टिक मेथड। पहला जो है ऑप्टिमिस्टिक था ना, एक मिनट देख लेते हैं। पहला मेथड जो एसआईएम था वो पेसिमिस्टिक मेथड था। हाँ इसमें शायद कम होता है वैल्यू जो हम टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं, और इसमें जो होता है ज़्यादा आने लगता है, तो इसलिए इसको ऑप्टिमिस्टिक मेथड कहते हैं। जो हमारा इसमें भी मतलब हम वही करते हैं शॉर्ट, कैसे हम फाइंड करते हैं इसीलिए दो टेस्ट करते हैं। पहला जो है शॉर्ट सर्किट और दूसरा जो है ओपन सर्किट टेस्ट। यहाँ से वही करते हैं, ये हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है और ये ओपन सर्किट टेस्ट है। इतना जो है ये हमारा करंट आ गया, इतना जो हमारा वोल्टेज आ गया, वोल्टेज करंट आ गया, वहाँ से जेड एस निकालें। जेड एस निकालने के बाद जब वैल्यू में रखें तो हमारा एमएमएफ मेथड से हम कैसे निकालते हैं वो हमने बताया। तीसरा मेथड जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, इसे पोइटेड ट्रायंगल मेथड कहते हैं, जीरो पावर फैक्टर मेथड कहते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम बता दे रहे हैं ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है। देखिए एक में ज़्यादा आ रहा था, एक में कम आ रहा था हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, तो वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म हो पा रहा था, इसलिए हमने थर्ड मेथड का यूज़ किया। इसको हम पॉइटियर मेथड या जीरो पावर फैक्टर मेथड के नाम से जानते हैं। द कनेक्शन आर मेड एज पर सर्किट डायग्राम इनिशियली केप्ट क्लोज, मतलब इसको रियो स्टेट से हम क्या करते हैं जीरो पावर फैक्टर, ऐसा हम मतलब वाइंडिंग का मतलब करते हैं कि जीरो पावर फैक्टर पे ये हमारा वर्क करे। जैसे जीरो जीरो पावर फैक्टर मतलब ड्यू टू इंडक्टिव लोड अल्टरनेटर लैगिंग लोड पे 5 = 90 डिग्री होता है। आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। तो जीरो पावर फैक्टर पे जस्ट हम मतलब इसको सेटअप करते हैं, और सेटअप करने के बाद हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। तो ओपन सर्किट टेस्ट के लिए आप जानते हैं इतना आता है, यहाँ से सेचुरेट हो जाता है। ये हमारा टैजरेंट जो होता है एयर गैप को मतलब बताता है। यहाँ से जीरो पावर फैक्टर, जैसे हमने जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक मतलब हमने ऐसा सेट ही किया है अपना। ये देखो ये यहाँ पे हमने लिखा है कि जो हमारा सर्किट डायग्राम है, देखो कनेक्शन एज मेड फॉर जीरो पावर फैक्टर। जीरो पावर फैक्टर पे हम इसको एक बार प्रीफॉर्म करते हैं। जब प्रीफॉर्म करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आएगा, ठीक है। ये हमारा ओपन सर्किट टेस्ट हुआ। ईयर गैप जो होगा उसके हम ये दोनों के बीच में टैजेंट मतलब टैजेंट के पैरेलली हम जब ड्रा करेंगे तो ये हमारा आर क्यू आएगा। और जो हमारा ओ ए है, ओ ए इतना हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे।
तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो हम इससे लाइन मिलाएंगे, यही हमारा वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ से सब चीज़ जंक्शन में लिखा हुआ है, देखो एक बार मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। जो हमारा पी एस है, पी एस देखो ये हमारा पी एस है, वो ओ ए के बराबर होगा, लिखा होगा पी एस जो होगा फील्ड इज जनरेटेड ओवरकम डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन कारण जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है वो इतना ओ ए होता है, जो कि हम यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद एस क्यू जो है, एस क्यू जो है, एस क्यू जो है फील्ड करंट को कंपनसेट करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए हमारा ये क्यू एस होता है, ठीक है। और जो हमारा आर एस होता है, जो एक मिनट, हमारा यहाँ पे लिखा है बैलेंसिंग द लीकेज ड्रॉप को ड्रॉप करने के लिए आर एस हम बनाते हैं। उसके बाद जो आर्मेचर रिएक्टेंस एक्सेल इक्वल टू हम निकाल लेंगे आर एस बाई आई क्यू। देखो हमारा ये जो हुआ, ये हमारा पी एस जो हुआ ओवरकम डीमैग्नेटाइजिंग करंट के कारण ये हुआ। फिर से हमारा एस क्यू जो है, एस क्यू लेंथ फील्ड करंट रिक्वायर टू इंड्यूस एंड ई एम एफ फॉर बैलेंसिंग लीकेज ड्रॉप ये हुआ इतना। ये हमारा जो है क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पर डीमैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, और ये हमारे एयर गैप के लिए था इतना। यहाँ से जब हम एक डायग्राम जब बनाते हैं तो ट्रेंगल की तरह बनता है, और इसी ट्रेंगल को हम पॉइंटेड ट्रेंगल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक्सेल हम निकालेंगे, एक्सेल निकालने के लिए पॉइंटेड ट्रेंगल का हम मतलब हेल्प लेते हैं, इसीलिए इसको हम पॉइंटेड ट्रेंगल मेथड कहते हैं। तो जितना हम कंटेंट दे रहे हैं उसको तो आप याद ही कर लीजिए, और अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो आप गो थ्रू बुक और गो थ्रू एनी यूट्यूब चैनल और वट एवर यू कैन डू। लास्ट टॉपिक में भी होगा, इतना लास्ट ही टॉपिक है ना, हाँ लास्ट टॉपिक मान सकते हैं हम। लास्ट टॉपिक जो है पैरेललिंग ऑफ एन अल्टरनेटर को पैरेलल ऑपरेशन में क्यों करते हैं। रीजन फॉर पैरेललिंग ऑपरेशन, पहला जो होता है सेवरल अल्टरनेटर कैन सप्लाई बिगर लोड देन सिंगल अल्टरनेटर। देखो जब पैरेलल में अल्टरनेटर का ऑपरेशन करेंगे, अगर एक अल्टरनेटर है, देखो एक अल्टरनेटर तो उतना पावर नहीं देगा, लेकिन इसको पैरेलल में, देखो पैरेलल में अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सेवरल अल्टरनेटर को हम पैरेलल में कर देते हैं तो उससे बहुत ही इनफ अमाउंट ऑफ हमें वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये हमारा पैरेललिंग ऑफ अल्टरनेटर हुआ। दूसरा जो है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लाइट लोड वन, मतलब एक अल्टरनेटर खराब हुआ तो अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो वो हमारी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेगा, और मोर इफिशिएंटली हम पावर, मतलब वट एवर वी वांट टू पावर वी गेट। तो हमारा हो गया पैरेललिंग ऑफ ऑपरेशन के कारण दो चीज़ के कारण हम पैरेललिंग ऑफ ऑपरेशन करते हैं अल्टरनेटर का। उसके बाद हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफाइनाइट बस बार क्या होता है। बहुत ही लंबा बस बार होता है, उसका मतलब क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक। पहला जो होता है वो इनफाइनाइट मतलब सॉरी रिमेंस कांस्टेंट, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है इनफाइनाइट बस बार का वो कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, और सिंक्रोनस इम्पीडेंस इज वेरी स्मॉल। देखने वाले हैं वन बाई वन। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट बस बार क्या होता है। द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। जब हम इनफाइनाइट बस बार पे अगर हम कोई भी सिंक्रोनस मोटर को मतलब ऐड करते हैं तो वो लोड से इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमारा पैरेलल ऑफ ऑपरेशन के कारण हमारे अल्टरनेटर लगे होते हैं, इसके कारण कि कोई वेरिएशन नहीं होता है लोड से, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ लोड होता है जब हम अल्टरनेटर को इनफाइनाइट बस बार से कनेक्ट करते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारा इनफाइनाइट ऑफ बस बार। एक एक चीज़ को हम देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। जो इनफाइनाइट बस बार होता है, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट होता है आफ्टर वेरिएशन ऑफ लोड इज नॉन एज इनफाइनाइट बस बार। ये डिफिनेशन हो गया। अब सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्यों कांस्टेंट होता है यहाँ देखेंगे। सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ बस इज लो बिकॉज ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ मशीन। ने बताया कि देखो ये हमारा इनफाइनाइट बस है, बहुत लंबा है, इसमें नंबर ऑफ जो अल्टरनेटर वो पैरेलल में लगे हुए हैं। जब पैरेलल में लगे हुए हैं तो हमारा v इक्वल टू ई माइनस आई जेड होता है। यहाँ पे ई जो होता है उसको कांस्टेंट ले लेते हैं। जब कांस्टेंट लेंगे तो जेड एस बाई बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ हमारे मतलब क्या अल्टरनेटर लगे हुए हैं, इसके कारण हमारा जेड एस जो हो जाएगा। देखो अगर जेड बाई एन करेंगे और एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मतलब इन्फाइनाइट मान के चलो, तो वन बाई इन्फाइनाइट कितना होता है, जीरो। इसलिए हमारा सिंक्रोनस जो इम्पिडेंस होता है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटर कनेक्ट होने के कारण जो हमारा जेड होता है, जेड एस मतलब सिंक्रोनस इम्पिडेंस, वो जो होता है इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, और ये बहुत ही कम होता है। फ्रीक्वेंसी भी रिमेंस कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट क्या होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हमारा अल्टरनेटर इनफाइनाइट बस बार से कनेक्ट होता है, तो इतना ज़्यादा उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू ईच अदर हो जाता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू इतना होता है, देख लीजिएगा। इसी कारण हमारा जो होता है स्पीड जो होता है सभी अल्टरनेटर कांस्टेंट होता है, जिसके कारण अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें था कि हमारा इनफाइनाइट बस बार के कारण जो हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस होगा वो जीरो, मतलब बहुत ही उसका वैल्यू कम होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। आगे हम देखेंगे कंडीशन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर, मतलब किसी भी अल्टरनेटर को पैरेलल ऑपरेशन में करना है तो उसके लिए सिंक्रोनाइजेशन मस्ट है। ये
टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिंक्रोनाइजेशन जो है, सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर इज मस्ट इक्वल टू बस बार। जो आपका बस बार का वोल्टेज है, अगर किसी मान के लिए बस बार है, ठीक है, इसको हमें सिंक्रोनाइज करना है। तो सबसे पहला चीज़ होता है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर इज इक्वल टू बस बार वोल्टेज। बस बार का, ये बस बार का वोल्टेज और आपका ये जो मतलब अल्टरनेटर है उसका टर्मिनल वोल्टेज होता है वो सेम होना चाहिए, तभी जाके हम सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। चार मतलब चार मेथड चार जो होते हैं पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला टर्मिनल वोल्टेज इम्पोर्टेंट इक्वल टू बस बार। दूसरा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर इज मस्ट इक्वल टू बस बार। जो बस बार की फ्रीक्वेंसी है वही हमारी फ्रीक्वेंसी हमारी होनी चाहिए अल्टरनेटर की, अदरवाइज एक जनरेटर और एक मोटर की तरह बिहेव करने लगेगा। उसके बाद मतलब जो फेज सीक्वेंस होता है RYB का वो भी सेम होना चाहिए इनकमिंग अल्टरनेटर और बस बार का। तीसरा जो होता है फेज एंगल हमारा भी सेम होना चाहिए। और चौथा जो होता है वो हमेशा रनिंग कंडीशन में ही हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखिए 5 मेथड है। पहला टर्मिनल वोल्टेज जो है अल्टरनेटर का वो बस बार के वोल्टेज सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बस बार। फेज सीक्वेंस जो होता है बस बार का वो अल्टरनेटर के फेज सीक्वेंस से सेम होना चाहिए। फेज एंगल भी सेम होना चाहिए और हमारा ऑलवेज कनेक्टेड रनिंग कंडीशन। तो ये अगर पांचों कंडीशन मस्ट है तभी जाके हमारा अल्टरनेटर जो होगा वो सिंक्रोनाइजेशन होगा। अरे आप इसका तो एक्सपेरिमेंट भी किए होगे अपने लैब में। तो सिंक्रोनाइजेशन हम कैसे करते हैं? सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए फेज, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, 3-4 चीज़ हमारा सेम होना चाहिए, तभी जाके हम किसी भी अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करेंगे। अब नेसेसिटी ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर, एन अल्टरनेटर कैन नॉट बी डिलीवर पावर टू इलेक्ट्रिक अंटिल द पैरामीटर मैचेस। मतलब कभी भी हम अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे जब उसका फ्रीक्वेंसी, फेज और जो हमारा वोल्टेज इतना सेम ना हो। यही लिखा हुआ है। टू सप्लाई डिमांड ऑफ लोड नीड टू कनेक्ट, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी को अगर पावर हमें डिलीवर करना है तो पैरेललिंग ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेललिंग ऑफ अल्टरनेटर। हमने बताया कि पैरेललिंग ऑफ अल्टरनेटर को ही हम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर कहते हैं। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज हमने पहले ही बताया कि पहला जो होता है सबसे कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है। मान के चलो पैरेलल में बहुत ज़्यादा अल्टरनेटर हम लगाएं 1 2 3 4, ठीक है, अगर ये खराब हुआ तो पैरेलल में है तो इन दोनों के कारण हमारा कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हम अल्टरनेटर को पैरेललिंग बस बार से कनेक्ट करते हैं। दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ लोड, मतलब अगर लोड बढ़ रहा है, घट रहा है तो एक को बंद भी कर सकते हैं। अगर लोड ज़्यादा हो रहा है तो, अगर लोड कम हो रहा है, अगर लोड कम हो रहा है तो बंद भी कर सकते हैं। मान के चलो अल्टरनेटर लाइन में लगे हुए हैं, अगर ज़्यादा हो रहा है तो सप्लाई को मीट आउट करने के लिए हम अल्टरनेटर सबको चला देंगे। रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा, इस पर हम रिलायबल मतलब अच्छा है और हाई एफिशिएंसी होगी अगर हम सबको एक साथ कनेक्ट कर दें पैरेलल ऑपरेशन से। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया। सो फाइनली द टाइम इज़ 1 आवर 6 मिनट। विद इन 1 आवर 6 मिनट मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि आपको जो है फर्स्ट चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या, फर्स्ट चैप्टर का नाम है सिंक्रोनस मशीन फर्स्ट, इसको हमने पूरे अच्छे से कवर किया। तो लास्टली हम यही कहेंगे कि प्लीज़ जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम जो है अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, लेकिन हमने अपना पूरा कोशिश किया कि हर एक टॉपिक को समझाया जाए जो कि वो समझ में आया होगा। थैंक यू।